अशोक जी, डिजिटल युग में गुरुकुल की व्यवस्था की भावना शिक्षण व्यवस्थाओं में कितनी उपयोगी मानी जा रही है? देखिए, डिजिटल युग आ गया है। शिक्षा आजकल हर जगह अवेलेबल है। यूँ कहें कि हर डोर स्टेप पे अवेलेबल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके बावजूद भी गुरुकुल शिक्षा का अपना महत्व है। और गुरुकुल शिक्षा में गुरु क्या करता था? गुरु सिर्फ पढ़ाता ही नहीं था, विद्यार्थी को गढ़ता था, उसका सर्वांगीण विकास करता था, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करता था। अगर हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, देशभक्त बने, समाज के प्रति संवेदनशील बने और राष्ट्र के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दें, तो हमें शिक्षा में गुरुकुल की जो भावना है उसका समायोजन करना बड़ा आवश्यक है। अशोक जी, आज के समय में शिक्षा का उद्देश्य मात्र डिग्री लेकर नौकरी प्राप्त करना रह गया है। विषय के पूर्ण ज्ञान को जरूरी नहीं समझा जाता। इस सोच को कैसे बदला जा सकता है? शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पढ़कर डिग्री लेना और डिग्री लेकर नौकरी प्राप्त करना ही नहीं है। शिक्षा एक व्यक्ति को सभ्य बनाती है, सामाजिक बनाती है, संस्कारित बनाती है और अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीने का एक उद्देश्य देती है। अब आजकल जो सिस्टम चल रहा है उसमें येन केन प्रकरण पढ़ के डिग्री लेना और डिग्री लेकर किसी तरीके से नौकरी प्राप्त कर लेना रह गया है। इसमें मैं थोड़ा तो बच्चों को जिम्मेदार मानता ही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ हमारा सिस्टम भी उसके लिए जिम्मेदार है। हमें नौकरियाँ प्राप्त करने के जो मानक है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप देखते होंगे कि डिग्री लेने के बाद बच्चे सालों साल कोचिंग करते हैं और ये तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस चल रही हैं संपूर्ण भारत में। वो सिर्फ इस बात के लिए कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए वो नॉलेज वो गेन करें जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर सकें। मेरा ये कहना है कि वो जो कुछ नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं वो नॉलेज हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऑलरेडी है। अगर शिक्षा ठीक से हो, बच्चा ठीक से क्लास करे, ठीक से एग्जामिनेशन हो, टीचर ठीक से पढ़ाए, उसकी काउंसलिंग ठीक से हो, तो उसको किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी व्यवस्थाओं में चूक है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमें परीक्षाओं को और फिर कहता हूँ कि नौकरी के जो मापदंड हैं उनमें ही आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बदलते परिवेश के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चर्चा का विषय है। शिक्षण व्यवस्था में इसका क्या उपयोग हो सकता है? इसे कोर्स में शामिल किया जा सकता है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूचना प्रौद्योगिकी का एक क्रांतिकारी कदम है। यह एक ऐसा अस्त्र हम सब लोगों को मिल गया है कि इसका जैसा उपयोग करो वैसा हो सकता है। चाहो तो इससे विकास की नई ऊंचाइयाँ, ज्ञान की नई ऊंचाइयाँ प्राप्त कर सकते हो और चाहो तो ये विनाश के रास्ते भी खोल देगा। ये भस्मासुर जैसा है। इसको कोर्स में ले सकते हैं? कोर्स में ऑलरेडी लिया जा चुका है। हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाने की ज़रूरत भी है। पढ़ाने के साथ साथ इसको उपयोग करने की सोच और समझ भी पैदा करने की आवश्यकता है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था बेहतर नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा जो व्यवस्था सरकारी अथवा निजी स्तर पर उपलब्ध है, क्या उसका लाभ समाज के उस वर्ग को मिल पा रहा है जिसके उत्थान का आपने संकल्प लिया है? आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है और सही माने में तो ये मेरे मन का सवाल है। जो ग्रामीण अंचल है और शहरी अंचल भी है, जो पिछड़ा हुआ अंचल है, वहाँ पर जो सरकारी स्कूल हैं या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है उसका स्तर बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
बड़ी चिंता का विषय है। इसको बहुत सोचने पर यह समझ में आया कि ये कैसे ठीक हो सकते हैं। तो इसमें ये आया कि ये जितने स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल से लेके अब तक का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक का जो है, वो सारा जिम्मा सरकार को लेना चाहिए और सारी शिक्षा उन्हीं स्कूलों में होनी चाहिए हर तबके के वर्ग के लिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी पुलिस ऑफिसर का बच्चा हो, डॉक्टर का बच्चा हो, इंजीनियर का बच्चा हो, सरकारी अधिकारी का बच्चा हो, चाहे आईएएस का बच्चा हो, चाहे आईपीएस का बच्चा हो, चाहे किसी बड़े पत्रकार का बच्चा हो, वो सब बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने चाहिए जो स्कूल सबके लिए हो। उसका मीडियम भी पढ़ाने का वही होना चाहिए, सिलेबस भी सेम होना चाहिए। अगर हम ये करने में सफल होते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे सारे स्कूल ठीक हो जाएंगे। शिक्षा समाज का दायित्व है या सरकार का? शिक्षा प्रारंभिक रूप से सरकार का दायित्व है, लेकिन अगर सरकार उसे पूरा नहीं ठीक से कर पाती तो ये समाज का दायित्व है। सरकार से बड़ी है समाज, समाज से सरकार है, सरकार से समाज नहीं है। इसलिए अगर सरकार कहीं विफल होती है अपनी प्रारंभिक ड्यूटीज़ में, तो सरकार समाज को करना चाहिए। आप अपने शिक्षण संस्थानों का वित्तीय प्रबंधन आप किस तरह से करते हैं? देखिए, हमारे जितने संस्थान हैं और उसमें लगभग 15,000 विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं, उसमें 75% बच्चे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हैं, जो अपने आप में कीर्तिमान हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं, जब ये और इन 75% बच्चों में 90% बच्चा जो है वो गांव से ताल्लुक़ रखता है, गरीब घरों से ताल्लुक़ रखता है। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ये बच्चे कितनी फीस दे पाते हैं। कई बच्चे उसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, कहीं 50% पे स्कॉलरशिप है, कहीं 25% पे स्कॉलरशिप है। तो वित्तीय प्रबंधन तो मुश्किल होता ही है, लेकिन देखिए, आपकी अगर ईमानदार इच्छा हो और कुछ अच्छा करने का मन हो तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा बहुत सरकार से स्कॉलरशिप मिलता है, कुछ बच्चे देते हैं, कुछ हम अपने पास से देते हैं, और आज तक वित्तीय समस्या की वजह से पढ़ाई रुकावट नहीं आई है। मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी बच्चा, ये सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि पैसे की कमी की वजह से उसकी शिक्षा अधूरी रह जाए, तो ये हम सब के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है। अशोक जी, सरकारें तमाम राज्यों की बदलती रहती हैं और नीतियां बदलती हैं, उनकी प्राथमिकताएं भी बदलती हैं, और मौजूदा स्थिति में दिल्ली सरकार बदली है। तो जो सरकार बदलती है वो पुरानी सरकार की जो नियम और नीतियां होती हैं उनको बंद करती है और अपनी नीतियों को चलाना चाहती है। तो उस नीतियों को बंद करके चालू करना, नई नीतियों को चलाना, उससे किसका लाभ होता है? आम जनता का या सरकारों का, या किसी का नहीं? सच्ची में तो किसी का लाभ नहीं होता, आम जनता तो उससे सफ़र ही करती है। क्योंकि देखिए, जब नीतियाँ बदल जाती है, पुराने काम जो है, जो जिन सरकारों ने की जो प्राथमिकताएं थी वो नहीं थी, वो दूसरी प्राथमिकताएं हो गई, तो उन पहली प्राथमिकताओं के अंतर्गत जो काम किए हुए होते हैं और जिनके पेमेंट्स ड्यू होते हैं वो सब रुक जाते हैं। उनके लिए बड़ी समस्या होती है। तो मेरा तो ये सुझाव है कि सरकार कोई भी आए, उनको अपनी दीर्घकालीन नीतियाँ बनानी चाहिए, उनको अपना एक रोड मैप बनाना चाहिए अगले 15 सालों का। सरकार कोई भी आए, प्रजातंत्र है, एक बार एक सरकार आएगी, दूसरी बार दूसरी आएगी, लेकिन उन नीतियों पर ही वो काम करे, और उन नीतियों के अंतर्गत जिन्होंने पीछे काम किया हुआ है उनको किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, उन्हें सफ़र नहीं होना चाहिए। ये इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। अशोक जी, बेहतर शिक्षा के लिए निजीकरण सही है या सरकारीकरण सही है? मैंने पहले भी बताया आपको कि देखिए, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक सारी स्कूली शिक्षा सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए। उसमें सारे स्किल डेवलपमेंट के काम, बेसिक कंप्यूटर शिक्षा के काम, नैतिक शिक्षा के काम, ये सब काम सरकार को 12वीं तक कंप्लीट कर देने चाहिए, और उसका सारा पैसा सरकार को खर्च करना चाहिए।
और सभी में एक ही सिलेबस हो, सभी वर्ग के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े। अगर टाट पट्टी पर बैठना है तो सभी वर्ग का बच्चा टाट पट्टी पर बैठेगा। क्यों अलग अलग क्लासिफिकेशन हमने कर रखे हैं? सभी पढ़े, और वो काम सरकार को ले लेना चाहिए। जैसे ही उसकी 12th तक की एजुकेशन उसमें तय हो जाता है कि ये हायर एजुकेशन करने काबिल भी है या नहीं है, नहीं है तो उसको IIT में जाए, पॉलिटेक्निक में जाए, कोई व्यवसायिक शिक्षा ले और अपना काम धंधा शुरू करें। हायर एजुकेशन में वही लोग जाना चाहिए जो एजुकेशन में एक्सीलेंस करना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं, चाहे वो गेम्स में करना चाहते हैं, चाहे वो लिटरेचर में करना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, साइंस में करना चाहते हैं, फार्मेसी में करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, जो कि रिसर्च ओरिएंटेड है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ही हायर एजुकेशन होनी चाहिए। और हायर एजुकेशन बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में दे देनी चाहिए। हाँ, पर उसमें ये सवाल खड़ा होता है कि जो अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में दे दी तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे जो गरीब घरों से हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। उसके लिए सरकार को बहुत कम दरों पर, कम ब्याज दरों पर उनको लोन देना चाहिए, और उनको ये कहना चाहिए भैया आप ये लोन लो, पढ़ाई पूरी करो, और उसके बाद जब आप नौकरी लगो तो इस लोन को चुकाओ, जिससे कि वो भी जिम्मेदारी के साथ पढ़े। कि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ लिया और उसके बाद में कुछ नहीं करूँगा। तो ये सिस्टम बनाना चाहिए। सरकार को कम से कम 1 लाख करोड़ का फंड बनाना चाहिए कि जो भी बच्चा हायर एजुकेशन करना चाहेगा, गरीब बच्चा, उसके लिए लोन की सुविधा है, उसको कहीं रुकावट नहीं आएगी। और जो पैसा दे के पढ़ सकते हैं वो पैसा दे के पढ़े। हायर एजुकेशन प्राइवेट में हो, बेसिक एजुकेशन अप टू 12th तक वो सरकार में हो। तो अगर हम ये मॉडल फॉलो करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे, और जो कुछ हमारा जो बजट है अगर वो स्कूलों में लगेगा तो स्कूलों की स्थिति भी बिल्कुल ठीक होगी। अशोक जी, पहले संयुक्त परिवारों में प्रणाली के दौरान बुजुर्गों को बच्चों के लिए संस्कार की पाठशाला माना जाता था, चाहे दादा दादी हो या नाना नानी हो। वर्तमान में एकल परिवार प्रणाली में उनके लिए कोई जगह नहीं है, और युवा वर्ग नौकरी पेशा परिवारों में उन्हें आज बोझ समझा जाने लगा है। तो हम उनको बोझ समझ रहे हैं तो संस्कारहीन होते जा रहे हैं। इस विषय पर क्या कहें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा उसमें ये कहना है कि देखिए, ये जितने बुजुर्ग हैं आज की डेट में वो सब के सब रिटायर्ड लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन्हें अच्छा अनुभव है, शरीर से भी ईश्वर की कृपा से बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोगों को उस गली का जो प्राइमरी स्कूल है उनके साथ जोड़ना चाहिए, और इस तरीके के लोगों को बिना किसी तरीके के शुल्क के वो लोग सेवाएं दें। स्पेशली जो काउंसलिंग का सेशन है, बच्चों को अच्छी कहानियाँ बनाना, महापुरुषों की जयंतियाँ मनवाना, महापुरुषों की शिक्षा देना, जीवन के जो कटु अनुभव है उनको बताना, व्यवहार के अनुभव बताना, तहजीब तमीज़ सिखाना, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग जो अपने हैं उनको स्कूलों के साथ अगर हम जोड़ने के कोई स्कीम बनाएंगे तो उनका भी समय ठीक से पास होगा, और आगे आने वाली जनरेशन जो परिवार में एक स्वाभाविक शिक्षा लेती थी वो अभी नहीं ले पा रही है, उसकी कमी भी पूरी होगी। अशोक जी, वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है, मेल फीमेल है, शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, वो एक परिवार में जीना चाहते हैं। जो दंपति होते हैं वो दोनों नौकरी पेशा होते हैं। नौकरी पेशे के दौरान में उनका जो बीवी आता है वो परेशान होता है, उसको भी किसी न किसी ऐसी संस्था में दे दिया जाता है जहाँ सिर्फ उसे पाला जाता है, संस्कार नहीं दिए जाते हैं। तो वर्तमान पीढ़ी में संस्कार विहीन होती जा रही है, जिसकी वजह से भारतीय न्यायालयों में तलाक की स्थितियां बहुत अधिक बढ़ गई है। इस पर क्या कहेंगे? ये बड़ा ज्वलंत विषय है, और इसके लिए एक ही तरीका इसमें ये हो सकता है कि अभी तो क्या है कि जैसे हम उनको चाइल्ड होम या जो ये किस तरीके के क्या बोलते हैं उनको, उसमें बच्चों को भेज दिया जाते हैं। वहाँ पर भी वो एक सर्वेंट्स होती हैं, वो सिर्फ बच्चों को पालती है, कोई संस्कार जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। मैं फिर एक बार और कहूँगा कि इसमें जैसे हर जगह आजकल RWA बनी हुई है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस बने हुए, ये सब शहरों की समस्या है, गांव की समस्या कम है। तो इनमें RWA को ये इनिशिएटिव लेने चाहिए अपनी सोसाइटीज़ में या अपने मोहल्लों में, कि वो इस तरीके के बच्चों को खुद अपने यहाँ रखें, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो कि जिनके पास बच्चे नहीं हैं या जिनके बच्चे विदेश गए हुए हैं, वो आकर उन बच्चों का देखभाल करें। और एक परिवार का, जब हम कहते हैं कि एक परिवार है हमारे, जैसे एक सोसाइटी है, तो उसमें हम होली दिवाली साथ मनाते हैं और भी तमाम तरह के त्यौहार साथ मनाते हैं,
तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों को संस्कार देने को भी, इसको भी एक त्यौहार के रूप में लें और इनको हम संस्कार देने का काम करें। ये मजबूरी हो गई है आज के ज़माने में कि पति पत्नी दोनों को नौकरी करना आवश्यक है, क्योंकि जब उन्होंने कोई फ्लैट लिया तो उसकी किस्त बंध गई, जब गाड़ी ली तो उसकी किस्त बंध गई, कुछ गैजेट्स लिए तो उनकी किस्त बंध गई, तो वो तो लोन में ही शुरू हुए और लोन में ही मरेंगे। तो वो लोन चलता रहेगा तो वो कैसे पूरा करेंगे? इस वजह से ये करना उनके लिए ज़रूरी हो गया। अब बच्चों का जो मामला है, भाई 2 साल 3 साल के बाद तो बच्चा स्कूल चला जाएगा, लेकिन 3 साल तक उसकी जो देखभाल है, उसकी जो बचपन जो उसको बचाना है, उसका खिलाना है, कुदाना है, उसको कहानी सुनानी है, उसको उसका एक स्वाभाविक विकास हो। और वो अगर 5-7 बच्चे साथ होंगे तो एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो उनका एक स्वाभाविक विकास होगा। ये हम लोग बुजुर्ग लोगों के माध्यम से कर सकते हैं। अशोक जी, युवा दंपति अगर सामूहिक रहे अपने परिवार के साथ तो क्या ये स्थितियां कम हो सकती हैं? क्योंकि न्यायालय में तलाक के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब उसमें 2 बातें हैं। देखिए, युवा दंपति भी चाहते हैं कि हम माँ बाप के साथ रहें और माँ बाप भी चाहते हैं कि वो उनके साथ रहें, लेकिन इसमें थोड़ा माँ बाप को अपने आप को थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि ज़माना बदल गया है, उनकी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी है, उनके उठने बैठने के टाइम, खाने पीने के टाइम सब बदल गए हैं। अब जो स्पेशली जो माताएं होती हैं वो जिस डिसिप्लिन में अपने आई और उन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाली, तो वो थोड़ी रिजिड हो जाती है, वो उसी डिसिप्लिन में चलना चाहती है। वो युवा पीढ़ी को सहन नहीं होता, तो उसमें फिर डिस्प्यूट होता है। तो ये थोड़ा सा अब माँ बाप को भी थोड़ा झुकने की आवश्यकता है कि भी बच्चे अब बड़े हो गए, अपने हिसाब से थोड़ा सा करें और उनको उतनी फ्रीडम दें कि भाई ठीक है, तुम अपने हिसाब से कर लो, हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो गाड़ी चल जाएगी। जहाँ फिर इंसिस्टेंस होता है, जहाँ ये होता है कि नहीं नहीं हमें हमारे हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा, तो फिर वो वहाँ वो कहता है भाई अब हमारी फ्रीडम खत्म हो रही है तो हम अलग रहेंगे। अशोक जी, जो छात्र मेवाड़ विश्वविद्यालय से निकलकर व्यवहारिक दुनिया में जा चुके हैं, उच्च पदों पर हैं और उनके अंदर नैतिक मूल्य किस हद तक विद्यमान है? वे देश समाज के प्रति कितने जागरूक हैं? ये जो छात्र हैं, जो छात्र जीवन के अंदर जो उनके अंदर मूल्य थे, वो क्या आज के समय पर उतने हैं, उसको निभा पा रहे हैं? मैं समझ गया। क्या आप कभी करते हैं? मैं समझ गया, आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये वास्तव में हमारे लिए एक आत्मनिरीक्षण का भी सवाल है। देखिए, हम लोग, हमारे पास जो बच्चा आता है वो 12th पास करके आता है और बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करके आते हैं। हम इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि उनका पीछे का बैकग्राउंड कैसा रहा। दोषारोपण करने से काम नहीं चलता है। जहाँ से जो प्रोडक्ट आपको मिला है, रॉ मटेरियल मिला है, उसको फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाना है, आप उसकी तैयारी करो। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, देखिए कि हम लोग उन बच्चों में, चूँकि वो 12th पास बच्चे होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, हम सभी महापुरुषों की जयंतियाँ उनसे मनवाते हैं और उन्हीं को ये कार्यक्रम देते हैं ऑर्गेनाइज करने को, और वो सब कुछ करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से उन महापुरुषों की जयंतियाँ वो मनाते हैं। कुछ लोग भाषण देते हैं, कुछ लोग रोल प्ले करते हैं, कुछ उनके कोटेशंस पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ उस पर ऐसे राइटिंग्स करते हैं। तो एक तरीके से वो महापुरुष उनके जीवन में गया। जब वो उनके जीवन में गया तो कुछ न कुछ तो उसमें से वो सीखता है। इसके अलावा हम एनएसएस के माध्यम से समाज सेवा का काम कराते हैं, एनसीसी के माध्यम से उसमें डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं। तमाम तरह के त्यौहार और उनके जो एनुअल फेस्ट होते हैं उसमें हर तरह की एक्टिविटी कराते हैं। बच्चा जितना अपने आप से करेगा उतना वो सीखेगा। और मैंने ये पाया है कि जब जिन जिन बच्चों ने इन सब में पार्टिसिपेट किया, उसमें देशभक्ति, समाज के प्रति संवेदनशीलता, विनम्रता का भाव। कल का ही उदाहरण देता हूँ। कल एक प्रोग्राम में गया हुआ था, कोई एक बड़ा प्रोग्राम था, राजनीतिक कार्यक्रम था, तो मैं हैरान था, 8-9 बच्चों ने आके पैर छुए। अब दिल्ली के किसी 5 स्टार होटल में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जहाँ सब बड़ी मॉडर्न तरीके से आए हुए लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और वहाँ पे सब लोग हैरान थे कि ये कौन आदमी है जिसके बच्चे आके पैर छू रहे हैं। दिल्ली के बच्चे,
अच्छे घरों के बच्चे। जी। मैंने कहा अरे सर आप यहाँ कैसे आए? मैंने कहा यार मैं किसी से मिलने आया हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ। कि नहीं नहीं आप रुकिए। और वो मिले, मुझे प्यार से मिले और उन्होंने पता नहीं मुझे कितने लोगों से मिलवाया। आप मान रहे हैं मतलब कि जो संस्कार आपने दिए दिए हैं वो अभी जिंदा है। बराबर चल रहे किसी हैं। बच्चे ने हाथ नहीं मिलाया, मैं आपको बता दूं। जी। किसी ने मुझे ना हाय बोला ना गुड इवनिंग बोला, सीधा पैर छुआ आके। तो आज जब दिल्ली का बच्चा ये कर सकता है तो गांव का बच्चा तो करेगा ही। तो इसलिए ये इसमें कोई नहीं, ये सिर्फ अपना मन होना चाहिए कि हमें बच्चों को कुछ न कुछ दे के भेजना है यहाँ से। जब आप अगर अपना टीचर्स और जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं उनका मन ऐसा बन जाए कि हमें कुछ न कुछ दे के भेजना है इसको, वो ले जाएगा। बच्चों का कोई दोष नहीं है, देने वाले में थोड़ा सा झिझक आ गई है, थोड़ी कमी आ गई है इस वजह। एक समय था कि हम अपने देश भारत को ये मानते थे, शिक्षा का विश्व गुरु माना जाता था कि शिक्षा के लिए दूर देशों से पूरे विश्व में प्राचीन काल में लोग आया करते थे। क्या वर्तमान समय में नालंदा, विश्वकर्मा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय जो हुआ करते थे उनकी पूर्ण वापसी संभव है या होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ इनको चालू करने चाहिए और हम फिर विश्व गुरु बनेंगे, ये बिल्कुल पक्का है। आज पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट एजुकेशन है, बिल्कुल कम रेट पर, किफ़ायत पर जो सबसे अच्छी एजुकेशन है वो भारत में है। आज आप यूरोप अमेरिका को छोड़ दीजिए, सारे विश्व के सब देश भारत में आकर शिक्षा लेने के लिए लालायित हैं। तो ये तो विश्वगुरु बनने जा रहा है और ये विश्वविद्यालय हमें शुरू करने चाहिए जो बिल्कुल रेजिडेंशियल थे और जो बिल्कुल गुरुकुल परंपरा से चलते थे, वैसे ही हमें वापस प्रारंभ करने चाहिए। अभी भी आप आश्चर्य करेंगे, आप मेरठ के उधर जाइए, आसपास कई जगह गुरुकुल चल रहे हैं, आर्य गुरुकुल चल रहे हैं और वहाँ बच्चे अच्छी तरीके से शिक्षित हो रहे हैं। क्यों नहीं हमारा बच्चा टेक्नोलॉजी में भी नंबर 1 हो, लेकिन साथ में संस्कृत के श्लोक बोलने में भी मजबूत हो? ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए। 2020 की शिक्षा नीति को लागू हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। इसकी कुछ खूबियों, कमियों, उपलब्धियों और नुकसान को भी रेखांकित करें। 2020 की जो NEP 2020 के नाम से हम बोलते हैं, ये कई सालों की मेहनत से, कई विद्वान लोगों के सुझावों से मिलकर, उनके साथ डिस्कशन करके, मशक्क़त करके और ये बनी है। ये अपने आप में एक आइडियल एजुकेशन पॉलिसी है अगर ये सही माने में इम्प्लीमेंट हो। समस्या ये आ रही है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस तरीके की फैसिलिटीज़ चाहिए और जैसा माइंडसेट चाहिए, वो माइंडसेट अभी अपना बना नहीं है। उसको बनाने की आवश्यकता है, उसमें सरकार का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों इस पर कटिबद्ध हो और उसमें अगर किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो वो फाइनेंशियल हेल्प करे और उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आधे अधूरे तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगी तो उसके वांछित परिणाम नहीं आएंगे, बल्कि और कचरा हो जाएगा वो। इसलिए इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करें। स्कीम बहुत अच्छी है। शिक्षा का बजट संतोषजनक है या इसमें वृद्धि की आवश्यकता आप मानते हैं? मैं बताता हूँ, केंद्र सरकार का लगभग कई सालों से मैं देख रहा हूँ, जो उच्च शिक्षा पर जो बजट है वो 50,000 करोड़ है प्रति वर्ष का, 50,000 करोड़। और आपको एक उदाहरण देता हूँ, बड़ी आश्चर्य की बात होगी कि भारत के जो माता पिता हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग जो भी हैं, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं। उसका प्रतिवर्ष खर्चा है 2 लाख करोड़ प्रतिवर्ष हमारे हिंदुस्तान का मिडिल क्लास माँ बाप 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करके अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहा है। तो आप उससे अंदाज लगा सकते हो कि हमारी भारत सरकार कितना खर्च कर। अगर हम अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ठीक ठाक कर दें तो 2 लाख करोड़ रुपया तो हम हर साल ये बचाएंगे। 2 लाख करोड़ आप लगाइए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो 50,000 करोड़ रुपए हर साल कर रहे हैं, इससे 5 गुना हर वर्ष खर्च करने की आवश्यकता है। यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल केंद्र सरकार खर्च करे और इसी प्रोपोर्शन में
सभी राज्य सरकारें खर्च करें, तब हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। क्या बात है। मेवाड़ विश्वविद्यालय के विकास के संबंध में आपकी आगामी योजनाएं क्या क्या हैं? मेवाड़ विश्वविद्यालय के विकास के संबंध में मैंने कुछ 4-5 प्रायोरिटीज़ रखी है। पहला, अब हमारे विश्वविद्यालय में इस वक्त 15,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। लगभग 12.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया हमारा बना हुआ है। 2,000 बच्चों का हमारे पास लड़कों का हॉस्टल है, 500 लड़कियों का हॉस्टल है। 100 प्रोफेसर रह सके उतने हमारे पास स्टाफ क्वार्टर्स हैं। तो इस फ्रंट पे हम ठीक है। सारी लैब लेबोरेटरीज हमारे पास हैं। एक 100 बेडेड हॉस्पिटल में हमने बना लिया है। मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि मैं मेडिकल और पैरामेडिकल के कोर्सेज को बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने विश्वविद्यालय में अगले आने वाले सालों में चालू करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं जो बच्चे यूजी, पीजी और पीएचडी नहीं कर सकते, यानी कि 10वीं पास या 12वीं पास हैं, या 10वीं फेल है या 12वीं फेल है, उसके बाद आगे नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए एक कौशल विकास का बहुत बड़ा सेंटर बनाना चाहता हूँ, जिससे कि आसपास के जितने बच्चे हैं वो जो आगे नहीं पढ़ सकते उनको हम कौशल विकास के अच्छे कोर्सेज साल भर का 6 महीने का कराकर उनको कहीं ना कहीं काम धंधे के साथ लगाते हैं। 2, तीसरा जो मैं चाहता हूँ एग्रीकल्चर का, क्योंकि आने वाला समय एग्रीकल्चर का बहुत भविष्य है इस देश में। तो एग्रीकल्चर का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहता हूँ, जिससे कि जो हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनको तो पढ़ाए, लेकिन आसपास के जो और कॉलेजेज हैं, स्कूल्स हैं, उन बच्चों को भी एग्रीकल्चर की जानकारी दे। और सबसे ज़्यादा हमारे जो किसान हैं उन किसानों को हम ट्रेनिंग दे सकें, छोटे छोटे 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, और उनकी कार्यक्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी उपज कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम काम करें। इसके अलावा मैं हमारे विद्यार्थियों के लिए शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास सबका इंश्योर्ड हो, उसके लिए एक सेंटर मैं बनाना चाहता हूँ, जिसमें कि हम अलग अलग विधा के एक्सपर्ट लोगों को बुला के उन बच्चों को संस्कारित करवा सकें, उनको शिक्षित करवा सकें। देखिए, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ के डिग्री लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। वो हर तरीके से विकसित हो और आत्मविश्वासी हो, कॉन्फिडेंट हो कि वो जहाँ कहीं जाएगा। ये जो पढ़ाई हम जो करते हैं ना, ये पढ़ाई कुछ समय के लिए रिलेवेंट रहती है, उसके बाद इररिलेवेंट हो जाती है। वो तो फिर आपका मानसिक विकास कैसा है, आपका बौद्धिक विकास कैसा है, उस पर ही सारा आगे का खेल होता है। और शारीरिक विकास ठीक नहीं है तो बीमार पड़ जाओगे, तो फिर क्या कर पाओगे। तो इस वजह से मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास तीनों होना बहुत आवश्यक है बच्चों का, और उसको इंश्योर करना हर एजुकेशन प्रोवाइडर का काम है। इसके अलावा मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, और आपके माध्यम से मैं हिंदुस्तान की सरकार, सभी राज्य सरकारें और सभी बड़े लोग जो समाज की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, उनको बताना चाहता हूँ। देखिए, इस देश में अभी इस वक्त 70 करोड़ युवा है, और हम विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी के देश हैं। अगले 25 सालों तक, सन 2050 तक ये रेशो ऐसा ही रहने वाला है कि हम विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी के देश बने रहेंगे। इस युवा आबादी का ये हमारे लिए चैलेंज भी है और ये हमारे लिए अवसर भी है। चैलेंज ये है कि अगर हमने इनको नहीं संभाला और ये अगर पटरी से उतर गए तो क्या करेंगे, और अगर हमने इनको संभाल लिया और पटरी पर लगा दिया और इनको ठीक से पढ़ा दिया, ठीक से ट्रेनिंग करा दी, ठीक से काम धंधे लगा दिया, जो नौकरी कर सकते हैं उनको नौकरी करा दी, जो व्यवसाय कर सकते हैं उनको व्यवसाय करा दिया, जो प्रोफेशन कर सकते हैं उनको प्रोफेशन करा दिया, खेल में, कूद में, कहीं पे भी उनको लगा दिया, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये 70 करोड़ लोग और ये जो बढ़ती हुई 70 करोड़ से आगे की जो युवा जनसंख्या है, वही इस देश की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और क्यों हम अपने देश में, विश्व में सब जगह हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं। हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, और हम एक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे इन युवाओं के बलबूते पर। सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान देना है अपने युवाओं पर। इन युवाओं को ठीक से पढ़ाना है, लिखाना है,
इनको ट्रेनिंग कराना है, इनको काम धंधे के साथ लगाना है। फिर उसके बाद हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम अपने सारे नेता, हमारे सारे समाज सेवी, हमारे सभी संत महापुरुष, सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने युवाओं की चिंता करें। अशोक जी, आपने समय दिया, आपने बेबाकी के साथ सामाजिक, शिक्षक और अन्य मुद्दों पे आपने चर्चा की और एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने रखा। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।